हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। ये पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 1 है, जिसका सेकंड वीडियो है। इससे पिछला वाला वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कंप्लीट किया था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद से हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज है पीसीएस मंत्रा का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है। ऑप्शन ए है दिग्विजय, ऑप्शन बी है दक्षिण विजय, ऑप्शन सी है रण विजय, ऑप्शन डी है धर्म विजय। चलिए अपने कॉपी पे आंसर को टिक करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, धर्म विजय। एक्चुअली जब दक्षिण भारत की विजय की समुद्रगुप्त ने, तो उसके बाद जितने भी जो भी स्थानों को समुद्रगुप्त ने जीता था, वो सारे स्थानों को उसने वापस कर दिया था। ठीक है। यानी सारे राज्य वापस कर दिए, जिसकी वजह से हम उस विजय को क्या बोलते हैं, धर्म विजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा है? ठीक है। कौन सा शासक रहा है जिसे ग्रीक स्कॉलर्स ने अग्रमीज या जैंद्रमीज कहा गया है? तो ऑप्शन ए है सिकंदर, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी चंद्रगुप्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, घनानंद। घनानंद नंद वंश का सबसे अंतिम शासक था, जिसके बाद मौर्य वंश की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका अंत किया। तो इनको अग्रमीज भी कहा गया है और जैंद्रमीज भी कहा गया है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा जाता था। ठीक है। और इसी प्रकार जो बिंबिसार बिंदुसार था, उनको अमित्रघात का है ग्रीक लेखकों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी दिव्यावदन, ऑप्शन डी गार्गी संहिता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अर्थशास्त्र। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखा है, और ये एक राजनीति की एक पुस्तक है, जिसमें राज्य के गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है। गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। इसमें गुप्तचर विभाग का नाम महामात्य सर्प कहा गया है। ठीक है। यानी जो डिपार्टमेंट होता था स्लेब्स, जो गुप्तचरों का, उनको महामात्य सर्प कहा जाता था। ठीक है। और जो पुस्तकें दी हैं, जैसे इंडिका, इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन था। ठीक है। गार्गी संहिता ज्योतिष की एक पुस्तक है, ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक है, जिसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, किसके शासकों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? संकर्षण आपका बलभद्र से कहा जाता है। ठीक है। यानी वासुदेव श्री कृष्ण के बड़े भाई से कहा जाता है संकर्षण। तो इन दोनों भाइयों के चित्र सिक्कों पर किन के सिक्कों पर अंकित हैं? पहला है अगाथोवलीस, होविष्क, चंद्रगुप्त या भागभद्र। तो चलिए आंसर करिए अपनी कॉपी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी, होविष्क। ठीक है। यह एक कुषाण शासक था। कुषाण शासकों की एक खासियत रही है कि उन्होंने अपने सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के जो चित्र हैं उन्हें अंकित किया है। उन्हीं में से एक होविष्क थे, जिनके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों के चित्र मिले हैं। ठीक है। कुषाणों के जो सिक्के होते थे, उन पर बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, शंकरषण, उमा आदि के चित्र बनाए जाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है बीरसेन साहब, ऑप्शन बी है आपका हर्षेण, ऑप्शन सी वत्स भट्टी, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन सी, वत्स भट्टी। ठीक है। वत्स भट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? कुमारगुप्त फर्स्ट का। इसने 472 ईस्वी में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। ये कब बनाई गई है?
472 BC में, ठीक है, सॉरी 472 ईस्वी, क्योंकि ये गुप्ता टाइम चल रहा है, या एडी। कुमारगुप्त के टाइम पर इसने रचना की थी बत्सवट्टी ने मंदसौर प्रशस्ति की। बीरसेन साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध सचिव था, ये चंद्रगुप्त सेकंड का युद्ध सचिव रहा है। इसकी रचना उदयगिरी गुहा लेख है। इसने कौन सी रचना की है? उदयगिरी गुहा लेख, ठीक है। जैसे बत्सवट्टी ने मंदसौर अभिलेख लिखा है, वैसे ही उदयगिरी का जो अभिलेख है वो बीरसेन साहब ने लिखा है। हरसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, प्रयाग प्रशस्ति। और ये किन के दरबारी कवि थे? ये आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। जबकि कालिदास की बहुत, यानी ये कालिदास एक लेखक थे जिनकी रचनाएं हैं, जैसे मालवा की अग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के बीच में, अग्निमित्र शुंगा के बीच की लव स्टोरी को दर्शाया गया है। जैसे और भी इनकी रचनाएं, जैसे विक्रमो उर्वशीयक, रघुवंशम, मेघदूतम, शाकुंतलम आदि, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रियदर्शिका, हर्ष, हर्ष चरिता बाणभट्ट, सूर्य शतक मयूर, मयूर शतक जयसेन, ठीक है। इसका आंसर करिए आप। तो चलते हैं, इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन डी, मयूर शतक, ठीक है। जो मयूर शतक, इसकी रचना मयूर ने ही खुद की है, ठीक है। मयूर कौन था? जिन्होंने दो रचनाएं की थी, एक सूर्य शतक और मयूर शतक। जो दोनों शतक मारे हैं वो मयूर जी ने मारे हैं, और मयूर जी हर्ष, हर्ष जो किंग था उनके दरबारी लेखक थे, ठीक है। हर्ष के ही दरबार में बाणभट्ट रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की है, ठीक है। जबकि हर्ष खुद राजा ने ही प्रियदर्शिका, रत्नावली आदि रचनाएं की हैं, ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही हैं, जबकि ऑप्शन डी गलत है। मयूर शतक की रचना मयूर ने ही की है। ये जयसेन है, ये भी हर्ष का ही दरबारी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया है? ठीक है, तो ये कहाँ पर नहीं करवाए, कौन सी गुफा का अशोक ने नहीं बनवाई है? पहला है सुदामा गुफा, सेकेंड है लोमहर्ष गुफा, सी है कर्ण चौपार गुफा, या डी है विश्व झोपड़ी गुफा। चलिए इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन आंसर नंबर बी, लोमहर्षि गुफा, ठीक है। सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा ये अशोक ने बनवाई है, ठीक है। जबकि लोमहर्षि गुफा ये उन्हीं के पौत्र दशरथ ने बनवाई हैं, ठीक है। और ये जो चारों गुफाएं, ये चारों गुफाएं आजीवक संप्रदाय के ऋषियों के लिए दान में दे दी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? कौन सा एक धार्मिक कर था? ठीक है, धार्मिक टैक्स, रिलीजियस टैक्स कौन सा था? ऑप्शन ए बलि, ऑप्शन बी रज्जु, ऑप्शन सी विभीत, या हरण्य। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर ए बलि, ठीक है। बलि एक प्रकार का एक धार्मिक कर हुआ करता था, ये एक रिलीजियस टैक्स है, रिलीजियस टैक्स है, ठीक है। जबकि रज्जु है, ये एक भूमि की माप के समय लिए जाने वाला कर होता था, ठीक है। यानी आपकी भूमि नापी जा रही है उसके लिए टैक्स है, ठीक है। भूमि की माप के लिए, माप के समय लिए जाने वाला टैक्स रज्जु कहलाता था। विभीत यह एक चारागाह टैक्स होता था, ठीक है। चारागाह कर था, अगर आपको पशु चराने हैं तो विभीत दीजिए, ठीक है। जबकि हरण्य यह एक नगद टैक्स होता था, इसमें नगद पैसे मांगे जाते थे, जो भी कॉइन्स सिक्के चलते थे। एक नगद कर था जो अनाज के रूप में ना लेकर नगद में लिया जाता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था? यहाँ द्वैध शासन प्रणाली या द्वारकीय सिस्टम कहाँ पर स्टार्ट किया है, किसने स्टार्ट किया? ऑप्शन ए शकों तथा पार्शियन ने, ऑप्शन बी कुषाणों ने, ऑप्शन सी शकों तथा कुषाणों ने, ऑप्शन डी डेमेत्रियस ने, ठीक है। चलिए आंसर करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर बी, कुषाणों ने, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कुषाणों ने, ठीक है। तो शकों और पार्शियनों ने, इन दोनों ने मिलके
शकुंतला भारतीयों ने एक संयुक्त सिस्टम बनाया, संयुक्त शासन प्रणाली अपनाई। ठीक है, दोनों मिलकर शासन चलाते थे। जबकि शकों, कुषाण तथा पार्शियन, इन तीनों ने मिलकर क्षत्रपी प्रणाली, क्षत्रपी प्रणाली का विकास किया। जबकि कुषाणों ने, इन्होंने द्वैध सिस्टम इंस्टॉल किया, द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? शतमान सिक्के। ठीक है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सीसा। चलिए आंसर करिए। शतमान सिक्के। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका आंसर बी, चांदी के। ठीक है। सोने के सिक्कों को कहा जाता था निष्क। निष्क जो सिक्के होते थे वो स्वर्ण के होते थे, सोने के होते थे। जबकि चांदी के सिक्कों को शतमान कहा जाता था। ठीक है। इसी प्रकार तांबे के सिक्के को काकिनी कहा जाता था। ठीक है, काकिनी। ठीक है। जबकि कुछ सिक्के मिक्स्ड होते थे, बहुत सारी धातुएं मिक्स की जाती थी, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा आदि धातुओं का होता था, जो उसे कहते थे हम कर्षापड़। ठीक है, यह मिक्स्ड होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी महेंद्रादित्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है। तो इसका आंसर करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्रादित्य कुमार गुप्त। ठीक है। महेंद्रादित्य उपाधि थी, जबकि इनका नाम था कुमार गुप्त। ठीक है। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कुमार गुप्त की ये उपाधि का क्या नाम था? महेंद्रादित्य। ठीक है। वैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि का नाम था विक्रमादित्य। तो महेंद्रादित्य कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। कुमार जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी रहा था। ठीक है। वर्तमान में ये बिहार के राजगीर के समीप स्थित है। आजकल कहाँ पर है? ये राजगीर में है, जिसे 2010 में पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित? क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन बी है धर्मराज रथ, ऑप्शन सी सौर मंदिर, ऑप्शन डी लिंगराज मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर है करेक्ट ऑप्शन डी, लिंगराज मंदिर। ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ, सौर मंदिर, ये तीनों ही पल्लव काल से संबंधित हैं। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, ये आपका महाबलीपुरम में है। ठीक है। इसका विकास राज सिंह शैली में किया गया है, राज सिंह शैली। ठीक है, क्योंकि ये राज सिंह फर्स्ट ने ही बनवाया था। कैलाशनाथ मंदिर कांची में स्थित है। यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर भी राजसिम्हा ने फर्स्ट ने ही बनवाया था। ये जो रथ मंदिर हैं ये भी पल्लवों के टाइम पीरियड पे ही बने हैं। जबकि लिंगराज मंदिर है ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। और इसका सोमन, ये जो बनवाया था वो सोमवंशी राजाओं ने बनवाया। ठीक है। यह नागर शैली का एक बेस्ट उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल नागर शैली का। ये और जो सारे मंदिर थे ये द्रविडियन शैली के थे। ठीक है। इसका जो पुराना नाम रहा है वो आपका कृतिवास मंदिर रहा है। इससे पहले क्या बोलते थे? कृतिवास मंदिर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शासकों में से किसने बातापी कौंड की उपाधि धारण की? यानी बातापी को किसने जीता? ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन सी परमेश्वरम वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी नंदी वर्मन द्वितीय। ठीक है। चलिए आंसर करिए इसको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इन्होंने क्या किया था कि चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड को हरा दिया था। पुल्य
पुलकेशिन सेकंड को हराया। उसके बाद उन्होंने बातापी को अपने अधिकार में ले लिया। इसी वजह से उन्होंने अपनी अपने आप को पातापी कौंड की उपाधि दी। ठीक है। अगर उपाधियों की बात की जाए तो ये पल्लव शासकों ने अपनी विभिन्न उपाधियां दी हैं अपने आप को। जैसे महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने अपने आप को शत्रुमल की उपाधि दी। परमेश्वरम वर्मन प्रथम की एक मल्ल उपाधि थी। वैसे ही नंदी बर्मन सेकंड को अमित्र मल्ल कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक पूछा है। पहला है अपराजित, ऑप्शन ए अपराजित, बी दांती दुर्गा, ऑप्शन सी परमेश्वरम वर्मन, ऑप्शन डी भद्र वर्मन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अपराजित। ठीक है। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक। अगर हम पल्लव वंश की बात करें तो सिंह वर्मा को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। लेकिन इनका जो रियल फाउंडर रहा है वो सिंह विष्णु है। ठीक है। अपराजित वर्मा को अंतिम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, लेकिन इनका जो अंतिम शासक था वो कंप वर्मा था। ठीक है। वैसे ही इनकी राजधानी कांची रही है और पल्लवों की प्रिया कावेरी नदी को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे पल्लव वंश से संबंधित। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। यानी एक ऐसी गुफा जिसमें हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म के अवशेष हैं या कुछ भी आकृति मिली है जिससे हम तीनों धर्म को मान सकें। तो इस प्रकार की गुफा कौन सी है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी पीतलखेड़ा तथा ऑप्शन डी अजंता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी एलोरा। ठीक है। एलोरा में टोटल मिला के 34 गुफाएं हैं, जिसमें एक से लेकर आपका 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि 13 से 29 तक 17 गुफाएं आपकी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और 29 से लेकर आपकी 34 तक 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर रामचरितम की रचयिता कौन है? ठीक है। ऑप्शन ए बिल्लड़, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी हेमचंद्रा, ऑप्शन डी जयदेव। ठीक है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भवभूति। भवभूति कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर आपका भवभूति है, जो यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। ये कन्नौज के शासक थे। भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं संस्कृत भाषा में। एक नाटक है महावीर चरित, सेकंड है मालती माधव, तीसरा है उत्तर रामचरित। ठीक है। ये तीनों ही संस्कृत भाषा में हैं। राजतरंगिणी में ऐसा भी लिखा गया है कि ललितादित्य जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने यशोवर्मन को हरा दिया था और वहाँ से बागपति एवं भवभूति इन दोनों को कश्मीर ले गया था। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए जयचंद द्वारा, ऑप्शन बी मलिकों द्वारा, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान द्वारा, ऑप्शन डी खोखरों द्वारा। चलिए इसका आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी खोखरों द्वारा, ना कि ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान द्वारा। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी के तट पर दाम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई। 1206 ईस्वी में इसकी हत्या हुई मोहम्मद गोरी गजनी की। ठीक है। चंद्रवरदाई इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देते हैं, जो मूवी में दिखाया गया है, जो कि तरंग संगत नहीं है। आधुनिक इतिहासकार खोखरों को इसका श्रेय देते हैं। ठीक है। आधुनिक इतिहासकार बोलते हैं कि पृथ्वीराज थर्ड को, वो मोहम्मद गौरी गजनी को खोखरों ने मारा है। ठीक है। खोखर एक ट्राइब है जो आपके नॉर्थ वेस्ट में रहता है। गौरी के सबको गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी ने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था और पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया है? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी रावलपिंडी में, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है। तो चलिए आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ फैक्ट्स याद रखते हैं। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में उसने गुलाम वंश की नींव रखी। 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल रहा। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय। ठीक है।
इसको पील बक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हाथियों को दान करता था, हाथियों का दान करता था, इसलिए पील बक्स कहा जाता है। लाखों का दान करता था इसलिए इसे लाख बक्स कहा जाता है। कुरान को वहाँ भी इसकी उपाधि थी, इसे हातिम सेकंड भी बोलते थे। ठीक है। और इसकी मृत्यु के बाद इसको लाहौर में दफनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ? ऑप्शन ए इलबरी, ऑप्शन बी खिम्पाई, ऑप्शन सी गुज, ऑप्शन डी करलुग। ठीक है, तो आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इलबरी तुर्क। बलबन एक इलबरी तुर्क था। बलबन का जो मूल नाम था वो बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन की इसने बाद में जाके उपाधि धारण की। 1290 में इसका पतन हुआ। इसने लौह एवं रक्त नीति अपनाई। ठीक है, जैसे आयरन एंड ब्लड वॉरफेयर पॉलिसी बोल सकते हैं। ये ईरानी, अपने आप को ईरानी वंश का बोलता था, इसलिए इसने ईरानी जो त्यौहार होता है नवरोज को स्टार्ट कराया। इसने पाबोस पद्धति को भी अपनाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? यानी दक्कन की तरफ, साउथ की तरफ पहली बार कौन गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी अली आदिल शाह। चलिए आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। ठीक है, अलाउद्दीन, महाबत खान, शाहजहां एवं औरंगजेब, इन सभी की जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है वो दक्कन से ही हुई। ठीक है, दक्षिण भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय पर हुआ था, लेकिन पहला सुल्तान जो दक्षिण भारत पे आक्रमण किया वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति नहीं था, सॉरी, इनका मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था, ना कि राज्य शासन करना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय इसके मलिक काफूर को जाता है, जो इसका गुलाम था। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे वो थोड़ी बड़ी होंगी, जिसमें आप 30 या 40 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।